साल दूसरा जॉब किया था 48, 58, 67, कुछ 30-35 साल 30 के ऊपर रहे होंगे शायद। 30-34 लेकिन फिर तब तक आपने कॉन्सर्ट्स ही में अपने मन को लगा लिया था या ऐसा था कि आप कहीं नहीं, मेरा नौकरियां भी कर रहे थे? प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनना मेरा विचार ही नहीं था। तो आप नौकरी किया करते थे कहीं पर? नौकरी नहीं, मैंने बिजनेस शुरू किया। अच्छा, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स। अच्छा, यही जो घर से संबंधित नहीं या कुछ भिन्न सा? भिन्न से। और पार्ले में ही रहते थे? नहीं, शांतापुर में आए थे। आ गए थे। अच्छा, ये कब आपका स्थलांतर हो गया? ये मेरे पिताजी का जो था फैक्ट्री बहुत नामचीन हो गई। हाँ हाँ हाँ। तो ICICI बैंक के जो डायरेक्टर थे उन्होंने मेरे पिताजी के पार्टनर बन गए और फिर मेरे पिताजी को बाहर निकाल दिया, लॉस बताया। तो लॉस जो लोन ICICI से लिया था, बैंकों से लिया था, भरने के लिए जगह बेचनी पड़ी। सब पूरी जगह बेचते हम लोग। छोटे से घर में शायद आए होंगे। तो जब आपके पास साज आने शुरू हुए, जैसे बांसुरी आ गई पन्ना बाबू के पास जाकर, तो क्या ऐसा भी हुआ कि गुरुओं ने भी आपको बड़े प्यार से अपनी कोई बांसुरी दे दी हो? हाँ। और या धागे वगैरह बांधने सीखे होंगे? ये कब हुआ? क्या हुआ? कब आपने धागे अपने आप बांधने शुरू किए? वो तो बाद में, लेकिन ऐसे जो गुरु की गिफ्ट मेरे को मिली थी, मैं छोटा था तो पन्ना बाबू का एक रिवाज होता था, जब बाहर आते थे तो मुझे पहले लेके मेरा क्या कैसा हुआ क्या हुआ सब पूछ के मेरे साथ बैठने के बाद जूनियर और मेरे से बड़े लोग थे तो उन लोगों के साथ वो पलटा ही प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो 1-1.5-1.25 घंटा उनके साथ पलटा प्रैक्टिस करते थे। अरे हाँ, ये मैं पूछना चाहूँगी कि आपके विभिन्न गुरुओं के साथ आप कितनी देर आपका मतलब जो भी है शिक्षा प्राप्त की, तो 1 घंटा है या 2 घंटा कैसे है? पिताजी बैठते थे पढ़ाने तो कितने समय तक पढ़ाते थे? तो या ब्रेक्स में पढ़ाते थे, मन में आया बिठा दिया चल बैठ? 1.5-2 घंटा। और पन्ना बाबू के साथ? पन्ना बाबू के साथ 1 घंटा भी नहीं होता था। अच्छा, पर आपका श्रवण भी काफी होता था? हाँ। बाकियों का सुन कर। हाँ, और बाद में क्या होता था, वही नामांकित व्यक्ति आते थे उनके पास? मैं अभी बता रहा हूँ उनकी रूटीन जो थी जी। मेरा होता था, बाद में उन जूनियर के साथ बैठते थे जी पलटा बजाने। तो उसके बाद में पलटा खत्म करने के बाद चाय पानी होता था, फिर सीनियर स्टूडेंट में जो पिताजी है देवेंद्र जी तो भी दिल्ली में थे, राज बिहारी देसाई, बीजी कर्नाड, इन लोगों के साथ बैठ के। और आप सुनते रहते थे? हाँ। एक जगह बैठ के। अच्छा। तो एक दिन ऐसे ही पलटा चल रहा था तो उनके शिष्यों में एक शरद महोदय करके एक शिष्य था जो पलटा मतलब काफी उसका हाथ तैयार था। तो मैं ऐसे देख के बैठ रहा था तो एक पलटा है निशा सानी सारे सारे वो चल रहा था, दोनों 19-20 के ऊपर मतलब हाई स्पीड में चल रहा है। तो सडनली पन्ना बाबू ने मेरे पास देखा, मेरा एक्सप्रेशन देख के पूछा बाबा बजाओगे? तो मैंने कहा हाँ। अच्छा, आपको कुछ प्यार से बाबा बोलते थे? अच्छा अच्छा। और आपके पिताजी आपको क्या कहते थे? बाबा ही। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने फ्लूट दे दी, मैंने वही स्पीड पे शुरू किया और उनसे ऊपर गया क्योंकि बच्चों का हाथ तैयार होता ना। हाँ हाँ हाँ। तो इतने खुश हो गए कि मुझे ऐसा पता दिक्कत के रोए, बोले बाबा तू मेरे बाद में मेरा काम तू रखेगा। और उस समय वो अपने फ्लूट बॉक्स में से एक फ्लूट निकाल के मुझे प्रेजेंट किया भावुकता के साथ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे क्षणों के वजह से शिक्षा के जो कार्यकाल होता है बड़ा संस्मरणीय भी हो जाता है। और जीवन में जो चंद आपको बातें याद है गुरुओं से संबंधित, उसमें से ये आपको हमेशा प्रेरित करती होगी। तो उसके और एक बात मुझे और भी याद आती है, कभी कभी संडे भी मेरे पिताजी मेरा बहन बड़ी बहन को मुझे लेके जाते थे। तो मुझे एक मन में बहुत इच्छा थी कि पन्ना बाबू जब बैठते थे तानपुरा निकालते थे तो उनके साथ एक हारो करके थे। अच्छा, ये सबके तानपुरे 4 स्ट्रिंग्स के रहते थे या उस जमाने में 5-6 स्ट्रिंग्स? उन्होंने शुरू किया 6 स्ट्रिंग का तानपुरा। तो उनके पास था कोई? पन्ना बाबू ने शुरू किया। अच्छा अच्छा, आस रहे ताकि शुरू के नहीं, और क्योंकि बाकी लोगों को सपोर्ट मिलता है जी तो जी रागदारी के हिसाब से ट्यूनिंग करते तो इसलिए उन्होंने 6 तार का सोच के उनका इन्वेंशन है 6 तार का। और ये लोग बड़े श्रवणीय ढंग से तानपुरे मिलाते थे, मैंने सुना है, जितने भी वाद्यकार हैं। अच्छा अच्छा। तो एक हाथ में तानपुरा और दूसरे हाथ में सुर पेटी लेके बजाते। अच्छा,
मैंने देखा कि बड़े बड़े तानपुरा वालों को ये तो सुरपेटी माने पहले वो जैसे कर्नाटक संगीत में दिखती है। अच्छा, जो शहनाई के पास होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे पिताजी ने वो बात सिखाई थी, क्योंकि मेरे पकड़ के लाते थे। तो मेरा तालीम होने के बाद पिताजी बैठते थे तो हारमोनियम को ऐसा पकड़ के उसके ऊपर हाथ रख के मैं तानपुरा बजाता था, एक हाथ से हारमोनियम। तो मुझे आदत थी, तो मेरी इच्छा थी कि मैं पन्ना बाबू के साथ बैठ सके। तो एक संडे के दिन हम लोग सुबह गए थे, तो मेरे पिताजी ने कहा कि इसका आपके साथ, तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि आप तानपुरा बजाओगे? हाँ, मैं भी बजाऊँगा। उन्होंने तानपुरा निकाल के मुझे दिया और मैंने वो दोनों साथ ऐसा था कि आप नन्हे थे और तानपुरा बड़ा विशाल सा था। हाँ, ऐसे रख दिया था। अच्छा अच्छा। तो मैं एक हाथ से बजाया उसको, तो एकदम सरप्राइज हो गई, अरे ये बच्चा ऐसा बजाता। तो बोला रुको रुको, तो उन्होंने क्या किया, तानपुरा लूज किया सबका। बोले अभी उसको ट्यून मिलाओ। हाँ, तो मिलाया मेरे हिसाब से। तो ये मिलाने की जो बात है, ये क्या आपको सिखाई गई थी या ये भी अपने धीरे धीरे? मेरे अपने बहुत तारे भी तोड़ी थी घर में मैं। हाँ, घर के पिताजी के तानपुरे की। हाँ, तो उस जमाने के तानपुरों में और अभी के तानपुरों में कुछ खास परिवर्तन आए हैं आपको लगता है? मतलब जो भी उसके ऊपर डिजाइन है वो तो अभी शोबाजी तो ज्यादा हो गई है। और आप बंगाल से संबंध आपके परिवार वालों का रहा है, तो वो हिमराज भी आपके यहाँ पे रहा या आपके पास है? नहीं, हिमराज तो नहीं है मेरे पास, डिजाइन वाला ही है, जो स्टैंडर्ड डिजाइन वाला। हाँ हाँ। तो आप बताइए कि इसके बाद आप विद्यमान गुरु के कैसे आए, या बीच में आपने कोई और व्यक्ति से सीखना शुरू किया? नहीं, और व्यक्ति से नहीं सीखना। आप बिजनेस के बारे में बता रहे थे, फिर आपने कहा कि आपने कॉन्सर्ट की थी शायद 72 में। तो वहाँ जब गया तब दो लोग मुझे मिले, एक निखिल बैनर्जी और दूसरी किशोरी आमोदकर जी। दोनों ने मुझे ये बोला कि अरे तुम बिजनेस क्या करते हो, तुम फ्लूट बजाओ। हाँ, मतलब आपकी कॉन्सर्ट में। हाँ, ये आपकी कहाँ पर हुई थी कॉन्सर्ट? ये अमरावती में हुई। जी जी जी। तो उनका भी वहाँ पे कुछ गायन वादन हुआ होगा। और हमारे किशोरी ने मुझे बोला तुम कितना कमाओगे बिजनेस? 10 लाख रुपया तुम्हारे से और कोई 100 करोड़ कमाएगा, उससे और कोई, तुम म्यूजिक करो, तुम अकेला रहोगे। तो यही मैं आपको विषयांतर होने से पहले पूछूंगी कि आपने बड़े बड़े महोत्सव में बजाया है या ऐसे कहीं बड़ी जगह पर बजाया है, ये ऐसे कौन कौन से हैं मतलब जहाँ आपने नामांकित जगहों पर बजाया है? फेस्टिवल्स में? फेस्टिवल्स पे तो बजाया है। आपको प्रमुखता से याद है या फिर कोई सम्मान आपको याद है? डोवरलैंड जैसे गोवा में बजाया है। मान सम्मान जो भी आपको प्राप्त हुए हैं, कैसे कैसे क्या क्या आपको? ये तो एक संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। जी जी जी। आकाशवाणी से भी आपको ए ग्रेड प्राप्त है, ए हाई अभी होगा। हाँ, मैं आकाशवाणी का पहला जो स्टाफ आर्टिस्ट हूँ जिसको टॉप ग्रेड मिली जी। मैं तो पहले टॉप ग्रेड किसी को देते नहीं थे। क्योंकि आपने किशोरी ताई का यहाँ पर उल्लेख किया है, इसलिए मुझे लगा कि मैं ये सारी बातें पूछूं। तो मतलब पहला आपको अवार्ड या जो भी है क्या कब मिला है, कितनी आई थी, जो भी आपको लगता है कि खास बात है? ऐसे अवार्ड तो मुझे 7 साल का था। अच्छा। स्कूल में सबको पता हो गया कि मैं पन्ना बाबू के पास जाता हूँ जी, तो गैदरिंग में मेरा प्रोग्राम रहता है। फिर कितना लंबा आपने तब किया होगा, कुछ 15 मिनट का या 20 या आधे घंटे का? 7-8 मिनट का ही बजाया। एक बड़ी बात थी तब आपके लिए, और बहुत सारे लोग रहे होंगे। अच्छा अच्छा। स्कूल का गैदरिंग में मैंने बजाया तो प्रिंसिपल को बहुत, सब लोगों को बहुत पसंद आया। उन्होंने वापस उस समय आपने क्या परिधान किया होगा, कुछ कुर्ता पैजामा ऐसा नॉर्मल छोटे बच्चे वाली पोशाक? हाफ पैंट और हाफ शर्ट। अच्छा। और फिर दूसरे दिन भी वो प्रोग्राम रखा और फिर मुझे मेडल दिया। और लोकसत्ता में मेरा फोटोग्राफ भी आया उसका। अच्छा अच्छा। तो ये आप बता रहे थे कि किशोरी जी ने आपसे कहा कि या फिर दूसरे आपने जी कि आप ये करिए, तो आपके मन में ये बात आ गई कि नहीं ये लोग कह रहे हैं तो मुझको करना ही चाहिए। तो उससे पहले आपने ये बिजनेस 10-15 साल तो शायद किया है? नहीं, 10-15 नहीं, कम किया। लेकिन तब आप रेडियो पर थे? नहीं, रेडियो पे नहीं था, रेडियो पे नहीं था मैं। आप प्रॉपर ऑडिशन दे के आए हुए आर्टिस्ट हैं या जैसे आपने जॉब के तौर पे ज्वाइन किया? नहीं, प्रॉपर ऑडिशन दे के। फिर आपका जॉब कैसे हो गया ये रेडियो? ये मेरा बिजनेस था ना, तो अकेला मैं संभाल सकता। हाँ हाँ। तो ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट बना था, केएम की बड़ी ऑर्डर थी। जी जी।
और मेरा काम में सब ये करता था। तो भाईंदर में एक जगह तो मैंने काम किया। तो ऐसा हुआ कि वो भाईंदर की बिल्डिंग तो पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल एरिया से पीछे आ गई। अरे और मेरा जो रॉ मटेरियल था वो पूरा अंदर अटका हुआ था। तो सब वहाँ इलीगल बिल्डिंग। तो फायर ब्रिगेड वालों ने कहा कि जब कोई आदमी अंदर नहीं है तो तुम तुम्हारे हिसाब से निकालो। तो मेरा मटेरियल आने में बहुत टाइम लग गया। तो तब तक उनकी मुदत खत्म हो गई। लास्ट डेट ऑफ डिलीवरी होती है उनकी गई। इसलिए मेरा वो बहुत नुकसान हुआ होता है। तो मैं ऐसे ही परेशान होता। तो हमारी कम्युनिटी में एक बहुत बड़े संत हो गए, मतलब DML उनका नाम है, बॉम्बे वाद्य ऑर्केस्ट्रा जिन्होंने बनाया, बॉम्बे वाद्य का कंडक्टर थे। उनके गुरु एक मुस्लिम सूफी थे और उनके जाने के बाद उनको कर दिया, मतलब कोई फर्स्ट हिंदू को कोई मिला होगा तो मैं उनके पास गया। तो उनके पास मैं उनका भक्त हो गया और हमेशा रहता था। तो एक दिन बैठे बैठे उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से ऑल इंडिया में तुम जाओ यहाँ से 10:30 बजे, शायद वहाँ कुछ इंटरव्यू चल रहा है। तो मैं वैसे ही गया, हाथ में कुछ नहीं में जाके पूछा मैं आया हूँ इसलिए बोला इंटरव्यू है क्या? बोला हाँ। तो हेटलर मेरे को नीचे के ऊपर देखता है, क्या फ्लूट किधर है, सर्टिफिकेट किधर है? बोला कुछ नहीं है। तो किसने भेजा? तो मैंने इनका नाम बोला, जिनका नाम आनंद है। तो बोला अच्छा। अंदर जाके पूछा तो जो जजेस थे सब लोगों ने बोला हाँ हाँ बोला। और भी हैरान हो गया, ये आदमी को सब लोग जानते हैं वहाँ अंदर। जज कौन थे? DK दाता, अच्छा, राम नारायण जी और मोहन नाडकर्णी, जिन्होंने आपके विषय में काफी सुना हो सकता है कि आप बजाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो तब तक आप शौकिया बजाते थे। हाँ। फिर क्या हुआ वहाँ पे, क्लियर कर लिया आपने ये बजा कर मतलब? नहीं, वो तो मुझे नौकरी करनी थी, मुझे बिजनेसमैन नहीं बनना था। अच्छा, लेकिन आपने तब ज्वाइन नहीं किया? नहीं। तो कब ज्वाइन किया फिर? वही इंटरव्यू मेरा हो गया। हाँ। तो मैं कोशिश करते रहा कि मैं कुछ भी गलत बोलूँ, मेरे को इंटरव्यू में फेल करे, लेकिन उल्टा ही हो गया सब। अच्छा अच्छा। मेरे फेवर में बातें बनती गई। हाँ हाँ हाँ। और मैं सिलेक्ट हो गया। अच्छा अच्छा। तो ये तब क्या था, स्टाफ आर्टिस्ट? हाँ, स्टाफ आर्टिस्ट। तो आपका कैसा था कि जब जब कार्यक्रम रहेंगे किसी भी प्रकार के, वहाँ पे फ्लूट बजा ली और जिस दिन आपको सोलो बजाना है, जो जो स्लॉट्स है उसमें बजा लिया? अच्छा अच्छा। तो उस समय तो वैसे जैसे ही आप चले गए होंगे अंदर, ये संगीतकार हैं जो बड़े बड़े संगीतकारों से आपका संपर्क हुआ होगा, चाहे वो लाइट म्यूजिक में है या ये, तो पश्चात की क्या बात है जब आपकी दिमाग में? नहीं, मैंने फिर नौकरी ऐसे हिसाब से की कि मुझे लोगों को सुनना मिलता है, लोगों से मिलना होता है, चर्चा होती है संगीत की। और मेरे ख्याल से मैं ही एक ऐसा आज तक रेडियो में हो गया हूँ बाद में। पहले के लोग ऐसे ही होंगे, लेकिन मेरे टाइम की बात कर रहा हूँ कि कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। कोई रिकॉर्डिंग में आया तो क्यों आया ऐसे, लेकिन मैं उनको अच्छा ट्रीटमेंट देकर उनसे बात, क्योंकि मेरा स्वार्थ था। एक तो बड़े आर्टिस्ट हैं। अच्छा, वहाँ पे उस समय स्पूल्स वगैरह का जमाना था या रिकॉर्ड्स का जमाना था, वो सब आपको सीखना पड़ा होगा? डबिंग, एडिटिंग, उसका आपको वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग होता है या देख देख के सीख लिया? अच्छा, कभी आपका ऐसा नहीं हुआ कि अनाउंसमेंट वगैरह भी देनी पड़ी हो? नहीं, ऐसा हुआ, मतलब अनाउंसमेंट तो दिए नहीं, लेकिन एक टाइम मैंने तबला बजाया। अच्छा। और एक टाइम में तानपुरा और हारमोनियम जैसा मेरा ट्रेनिंग था, CRS के साथ वो बजाया, क्योंकि तानपुरा वाला कोई था नहीं। किसी के साथ फ्लूट भी बजा ली होगी कभी साथ में बैठ के? वो टाइम तो फ्लूट बजाया था। और सम्मेलनों में कब आपका बजाना हुआ, आकाशवाणी के हैं या कोई भी? वो तो काफी साल हो गया। पहले नेशनल प्रोग्राम, उसके लिए क्या था, नेशनल प्रोग्राम मिलना जरूरी होता। जी जी जी। मुझे तो आपकी पहली ग्रेड कब से? मैं ज्वाइन हो गया तो वही टाइम मेरा A ग्रेड हो गया था। तो पश्चात फिर अभी 1980 में मेरा A ग्रेड हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तब फिर आकाशवाणी में कैसा रहता है कि आप बाहर कार्यक्रम कर सकते हैं? कर सकते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है और 30% उनको देना पड़ता है। अच्छा अच्छा। अभी बताइए कि आप विद्यमान गुरु के पास कब आए, कैसे? तो
जब मैं मुरुडेश्वर जी के पास सीखता था जी। तो रेडियो वालों ने, दिल्ली वालों ने उनको बोला कि अन्नपूर्णा जी का नेशनल प्रोग्राम करना चाहते हैं, उन्होंने ब्रॉडकास्ट करना बंद किया है, मैंने आप उनको पढ़ाओ। तो वो बात करने के लिए वो यहाँ आए, और क्या किया, रविशंकर जी के साथ उनका काफ़ी मिलना जुलना था, इसलिए माँ ने उनको अंदर ले आया और बात हो गई कि वो नेशनल प्रोग्राम करेगी। लेकिन क्या हो गया, अति उत्साह में उन्होंने आना जाना शुरू किया, तो उनको पसंद नहीं कोई आदमी ने आना, तो उन्होंने मना कर दिया, मैंने बजाऊंगा गुस्से से। फिर उन्होंने बोला कि मेरी पत्नी आपसे मिलना चाहती है, पन्ना बाबू की बेटी थी ना, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। तो मैं आया उनको लेके, फर्स्ट टाइम वो घर में आया, फर्स्ट टाइम। तो वो क्या था, कैसा अनुभव आपका था, क्या क्या उस दिन हुआ, मतलब? नहीं, तभी तो मुझे पता ही नहीं था, उसके पहले मैंने इनका नाम छोटे थे आप भी? नहीं, छोटा नहीं था, कॉलेज हो गया था, मेरा बिजनेस था। लेकिन आपको पता था कि किसी महनीय व्यक्ति के घर पे आपका आना हुआ है, मतलब वो इतनी बड़ी है तो पता नहीं था, तब मैं रविशंकर जी को जाना पड़ा वहाँ था। हाँ। तो बाद में यहाँ से हम लोग निकले, तो मुरुडेश्वर जी बोले मैं रेडियो जाता हूँ, मेरे उनको तो घर छोड़ रहा मिसेस को। तो मेरी कार थी, मेरी कार में बैठ के मैं छोड़ने गया, तो आगे ही गया होगा 100 फीट, तो मुझे बोले नित्यानंद, हर आर्टिस्ट के सामने एक दीवार आ जाती है, और जब तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारे सामने दीवार आ गई है, तो सबको ठुकरा के तुम इसके पास, इनके पास, ये हमारे घराने की ऋषि है। तभी से मेरे दिमाग में वो चलते रहा कि इनको आके मिलना है, इनको आके मिलना है, लेकिन हो नहीं पा रहा, क्योंकि सब लोगों को इतनी कहानियाँ इनके बारे में लोग सुनाते थे, अरे बाबा वो तो ऐसे, उनका टेम्पर ऐसा है, वो तो ऐसा है, ऐसा है। तो विधिवत शिक्षा आपकी कब शुरू हुई? 86 में। तो 86 से लेके कई वर्षों तक, मतलब एक कम से कम आपकी 25 वर्ष तक तो टोटल हुई ही होगी और जारी रही। अच्छा। तो वो अपनी सांस पे बजाती थी और आप अपनी सांस पे? वो गाते बारे क्योंकि उनको गाने का भी तालीम बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन बांसुरी के ढंग से बताती होंगी कि ये बांसुरी। और ये दो गुरुओं को मैंने देखा कि मतलब ऐसे सिखाने के लिए कितना उनका नॉलेज होना चाहिए। एक तो बाबा उनके गुरु, उन्होंने हर एक को अलग मतलब सिखाया, मतलब इंडिविजुअल उनके जो स्टाइल है उस हिसाब से, उनका जो कैरेक्टर है उस हिसाब से, और इनका भी यही स्टाइल, अपना ब्रांड नहीं कर, जैसे भीमसेन जोशी के सब भीमसेन जोशी की कॉपी करेंगे, या तो जसराज जी के जसराज जी की कॉपी करेंगे, कुमार जी के कुमार के जैसे करेंगे। एक समय आप बैठे हैं तो कभी ऐसा था कि बहुत मतलब 1, 2, 3, 4 घंटे ऐसा कुछ नहीं था, लंबी चौड़ी तालीम पे चलती थी, लंबी चौड़ी तालीम, और ऐसा नहीं कि समय बैठने के बाद टाइम नहीं होता। हाँ। अच्छा, ठीक है। और आपका वो जो स्वभाव था, शांत सा स्वभाव, उसका आपको फायदा ही हुआ होगा। तो उन्होंने मुझे उस हिसाब से सिखाया। तो मैंने ऐसे एक दिन पूछा बेटा कि लोग मुझे तो मैं जब बजाता हूँ तो लोग सोचते कि मैं हर के स्टाइल से बजाऊँगा क्योंकि आप आशीष हो, उनको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। उन्होंने कहा देखो हरी के तो बहुत मन चंचल है, तो उनको ये ध्रुपद अंग सिखा तो क्या करेगा, उनको जाएंगे जगह से, लेकिन वो अंदर की बात तो नहीं आएगी, इसलिए मैंने उनको ये स्टाइल से सिखाया। हाँ, लेकिन माने कि हर एक व्यक्ति की जो टेम्परामेंट है, मूल स्वभाव है, वो जानकर उस प्रकार से विद्या दी है हर एक व्यक्ति को। जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई वैद्य है, वो 4 या 5, 6 लोगों को सर्दी हुई है तो भी उसका जो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, ये लोग देखते हैं ना क्या वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, वैसे देते हैं। उसी तरह आपके जो मूल स्वभाव है, या जैसे आपके हाथ से क्या अच्छा लगेगा, क्या आप बजाएंगे तो अच्छा लगेगा, वो सब सोचकर आपको सिखाया होगा। तो अभी आप को कोई ऐसी बात आप बताना चाहेंगे कि जो आपको संस्मरणीय रही है उनसे सीखते सीखते, कि कोई किसी दिन बड़ी प्रसन्नता उनको हुई, आपने कुछ अच्छा सा बजा लिया? नहीं, एक तो क्या है कि ये बात तो मैं जरूर बताऊंगा कि संगीत का जो इफेक्ट है उनके संगीत पे, तो मतलब जब तक कोई नहीं सुने तो नहीं पता चलता है कि मैं कुछ बोलूँ तो उसको बताने के लिए शब्द कम कर रहे हैं, और कुछ अगर बोल भी जाऊँ ज़्यादा तो लोग सोचेंगे अरे अपने गुरु की
बखान कर रहे हैं। हाँ, ज़्यादा ही कुछ बोल रहा है। जैसे आप बता रहे थे कि पन्ना जी ने आपको बांसुरी दी है, कभी ऐसा हुआ है कि आपको कुछ बताया और आपने ऐसा बड़ा अच्छा सा बजाया? नहीं, उनके स्टैंडर्ड में आने के लिए तो बहुत समय, लेकिन आपने पूरा प्रयास किया अपनी तरफ से, और यहाँ पर सीखकर आप घर पर भी रियाज काफी किया करते थे। रिटर्न स्लेट के ऊपर वापस रीराइट करना बहुत मुश्किल होता है, वो पहले साफ करके फिर सीखना पड़ता है। नहीं, लेकिन जैसे दो चीजें होती है, जैसे गुरु सिखाते भी हैं, कई बार कई जगहों पर ये भी होता है कि रियाज भी करवाते हैं, तो वैसा रहा यहाँ पे कि आप सिखाते भी थे और रियाज भी करवाते थे एकदम, मतलब जो हम लोग कहते हैं मराठी में डोळस, और एक दृष्टि देना, तो वैसे होता है। तो आपने यहाँ पर सीख के आप घर पर भी काफी रियाज किया करते थे, या कैसा आपका रियाज का दौर कैसा रहता है? मेरा घर पे रियाज करने का थोड़ा कम हो गया, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी लग गई, तो मैंने सोचा था ऑल इंडिया रेडियो, जब इनके पास पहला सीखा, पहला मेरा लेसन, तो मेरे मन में आया तो क्या आपका गंडा बंधन वगैरह? गंडा बंधन करती नहीं। अच्छा, तो एकदम शांतता, सामान्य सरल, मतलब जैसे आए मिले और अभी तुम आने लगो, तो ये कब हुआ आपने उनसे बातचीत की, मुझे आपसे सीखना है, तो क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो बजाते हो, अच्छा ही बजाते, मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई विद्या नहीं है, नहीं। पूरी तरह से संत व्यक्ति जिस तरह से बातें करेंगे वैसे, जिसके पास बहुत विद्या होती है वो ऐसे ही कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं आता। मैं तो खाली बोला नहीं, मुझे सीखना है, फिर बोला नहीं, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दे दो। मैं 2 दिन में पहुंच गया वहाँ पर। बोले अरे क्यों आए? बोला आपने बोला टाइम, अरे अभी तो 2 दिन भी नहीं हो गए। तब तो उनकी भी आयु भी कम रही होगी। हाँ हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं सिखाऊंगी, क्योंकि बाबा का ऐसा कहना है, उनके गुरु का, कि जिसको मन में सीखने की इच्छा है उसको नहीं सिखाओ तो पाप, और अगर अपना बेटा भी लायक नहीं है और उसको सिखाओ तो पाप। तो इसलिए मैं आपको सिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे एक मुझे एक बात याद आई है, जैसे मेरी गुरु मुक्ता भिड़े, आपने उनको देखा है, जब गुरु फीमेल या स्त्री हो तो उनके मातृत्व के गुणों का काफ़ी एक हमें अनुभव आता है। जैसे मेरी गुरु को देख के कई लोग कहते हैं कि तुम उनकी बेटी थी, तो आपको ये अनुभव तो आया ही होगा कि धीरे धीरे अपना शिष्य होता है, कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि ये गुरु भी लगती है, ये माँ जैसे भी लगता है, कभी कुछ अच्छा सा बना के खिला भी दिया, या पसंद है आपको कोई बात। इनका नाम अन्नपूर्णा है। हाँ, तो ये आपको कुछ अनुभव है कि कई बार ऐसा कभी कुछ हुआ है कि भाग भाग के कहीं से आए हैं, या कुछ खाया है कि नहीं, पूछ लिया कि खाया थे कि नहीं बेटे? कमिटमेंट की इनकी बात बता रहा हूँ मैं। जब हरी जी सीखते थे, उनका स्ट्रगलिंग टाइम जी, तो सब स्टूडियो में जाके जितना पैसा कमाना उतना कमाना है। 1:30 बजे इधर आते सीखने के। जब आते थे तो माँ उनको खाना खिलाती थी पहले। फिर खुद टांगपोला लेके बैठती, तब ये इलेक्ट्रॉनिक वगैरह था नहीं, खुद टांगपोला लेके बैठती थी और सिखाती थी। 3, साढ़े 3, 4 बजे फिर उनको छोड़ती थी, वो जाते थे स्टेशन पे, सोते थे, फर्स्ट ट्रेन पकड़ते जाते। हाँ, सबने कठिनाइयों वाला दौर देखा है, तो आपको भी अनुभव है माँ के हाथ की रसोई का। हाँ, तो देखो कि एक गुरु इतना, किसी कोई गुरु ने ऐसा सिखाया होगा जिंदगी में किसी को? नहीं, सही बात है। रात को 1:30 बजे, अरे मैं मेरे टाइम पे आऊँगा, मैं तो फिर चलो लेट क्यों आया 5 बजे। तो आपको जो हम कहते हैं, मेरी माँ भी कहती थी कि क्षणाची पत्नी और अनंत कालची माता, तो अनंत काल की माता का अनुभव अपने गुरु में देखा है, और वो सारे रूप भी देखे होंगे कि कभी बहुत अच्छा बजाया तो बड़ा स्नेह आ रहा है, बड़ा प्यार आ रहा है, कितना अच्छा बजाता है, और कभी जो जगह हमेशा अच्छी आती है, किसी दिन कुछ गड़बड़ हो गई तो थोड़ा सा रोष भी देखा होगा। अच्छा, यहाँ पर आकाशवाणी में कुछ और आपको संस्मरणीय बताना है, कोई याद है आपकी? ऐसे तो कई यादें हैं, लेकिन एकदम से याद नहीं। तो अभी इस एक जगह पर अब जब आप खड़े हैं और थोड़ा मुड़ के देखते हैं, तो आपको लगता है कि जो आप पाना चाहते थे एक आर्टिस्ट के रूप में, वो आपको मिला है, या और कुछ आपकी इच्छा थी? और कुछ करना चाहते थे? इच्छा तो थी नहीं, कोई पाठशाला में निकालना चाहता था बांसुरी? ऐसा तो कुछ मैं सोचा नहीं था।
और आज अपने शिष्यों के साथ आपका कैसा रहता है कि वही आपको जैसे शिक्षा मिली है वैसे ही जो शिक्षा मिली वही मैं टाइप या जो खुद कठिनाइयाँ फेस की है, कोई जो अपने कठिन दौर देखा है, आपको लगता है कि बच्चों के साथ ये ना हो। और कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चे हैं बड़ी दूर दूर से आते हैं, कोई फी भी ज़्यादा दे नहीं पाते हैं, तो आप उनकी तरह ज़्यादा प्यार है। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैंने किसी गुरु को फी नहीं दी। अच्छा। किसी गुरु ने मेरे से फी नहीं ली। हाँ। अच्छा, तो आप किस प्रकार के व्यक्ति थे? आप उससे नाराज हो जाया करते हैं, कोई जगह बजाएगी बच्चे ने अच्छी तरह से तो गुस्सा आता है? गुस्सा आता है, लेकिन मैं कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि मैं मेरे तरफ से देखता हूँ कि मैं जब ये करता हूँ तो इन्होंने कितना शांति से मेरे को टॉलरेट किया। और आजकल बच्चों को इतना समय मिल पाता है कि 1.5-2 घंटे का रियाज करें, तो आप भी वैसे ही बच्चों से रियाज भी करवाते हैं, सिखाते भी हैं? नहीं, अभी तो यहाँ रियाज करवाता नहीं मैं, उनको घर में कराने को कहता हूँ, लेकिन उन लोग करते नहीं तो मैं आगे नहीं जाता। तो अभी यदि अगले 5 या 10 वर्ष में आपको क्या लगता है कि क्या क्या आपको करना है? अभी कुछ किया नहीं है और भी कुछ करना है जीवन में? ये उनका जो विद्या है वही प्रचार करना है, क्योंकि अभी। और आप बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी सिखाते हैं? कोई अन्य साज वाले भी आपके पास आके सिखाते हैं? लेकिन मैं गायकी से उनको सिखाता हूँ। मतलब कोई ऐसा है कि टेक्निक को जानता होगा, संतूर लेके आया है वो भी सीख रहा है, ऐसा कुछ है? सीखता है, सरोज सीखते हैं। हाँ। लेकिन क्या उन लोग टेक्निक जानते हैं, इसलिए मैं सिखा। वो मतलब बजा लेते हैं। तो फिर आप उनको तो आपको लेकिन बजाते समय जैसे फ्लूट में ही उनको सरोद के लिए जो ठीक है उस प्रकार से बताते होंगे, यानी कि आपको उन सारे साजों का ज्ञान है। ध्रुपद शैली का गायन जो है वो जो अंडरस्टैंड आता है वो इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हैं। अच्छा, तो इस प्रकार से बांसुरी के अलावा और कौन कौन से साज ऐसी बजाने वाले आपके पास आते हैं? सितार था और सरोद। और आपकी विद्यार्थी कई बार बजा भी है? मतलब हाँ बजा। वो कौन से? कोई एक तो हमें फॉरेनर जो है वो बजा रहे हैं, जो बाहर गांव के लोग हैं, मतलब गुजरात के हैं, एक लड़का है। तो रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में भी आपने कुछ किया है, कहीं बजाया है? नहीं, बहुत 1-2 टाइम में ऐसा नहीं है। तो अभी हमारे बच्चों को आप कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब आजकल ऐसे कई लोग हैं जो पढ़ाई में भी काफ़ी तेज़ हैं और फिर कोई साज सीख लेते हैं, बड़ा अच्छा बजाने भी लगते हैं, और फिर कभी कभी चुन लेते हैं कि ये क्षेत्र चुन लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पैरेलली संगीत क्षेत्र प्रायोरिटी अगर म्यूजिक को दे जी तो फिर प्रायोरिटी के हिसाब से ही काम करते हैं। हाँ, तो मतलब नौकरी भी करते हैं और ये भी करते हैं, ऐसे भी कई हैं। दो प्रोफेशन नहीं हो सकता। और आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? मेरी बहन मेरे साथ रहती है, छोटी बहन, मेरी पत्नी है और बेटी है। तो आपकी बेटी भी संगीत क्षेत्र में है? नहीं, पर आनंद लेते हैं सब। अच्छा। तो इस तरह धीरे धीरे हम समापन की तरफ आ रहे हैं इंटरव्यू की। द्रोणाचार्य एकेडमी और द्रोणाचार्य IAS एकेडमी की तरफ से मैं नंदिनी बोरकर आपको खूब सारा धन्यवाद देती हूँ। मनोकामना करती हूँ कि आप दीर्घायु हो, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, और आपने मन में जो ये व्रत लेके रखा है कि आपके गुरु के साथ आपको रहना है और उनकी कठिनाइयों या अच्छे क्षणों में आपको उनके साथ रहना है, इसमें भी ईश्वर हमेशा आपको साथ देता रहे। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज आपने इतना सारा समय निकाला और इतनी सारी अच्छी बातें की। भगवान ने चाहा तो एक दिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे बच्चों के सामने आके आप कुछ जो रोचक बातें रेडियो की मैं चाहती थी आपसे पूछना चाह रही थी कि कोई ऐसे बात होती है कि जिससे आदमी एकदम शांत भी हो जाता है, कोई बात होती है जिससे हंसने भी लगता है कि ये क्या बात हुई। और धन्यवाद देती हूँ और फिर मुलाकात हो ये कामना करती हूँ। ठीक है।